डियर स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन का रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है बेटा, लॉज ऑफ मोशन का क्या पढ़ेंगे? रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है बेटा। सर बेटा, डियर स्टूडेंट्स, आपको बस इतना ध्यान रखना है। देखिए, पहले लेक्चर में आपके पास कोई भी आपके पास प्रॉब्लम होती है या डिस्कस होती है, तो जब तक आप अपने टीचर के साथ ही डिस्कस नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो अभी जो हम लोगों ने टेस्ट लिया है, तो वो टेस्ट केवल आपको एक इवोल्यूशन करने के लिए है, और लेकिन ये टेस्ट आपको कम से कम ये तो बता चुका है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप पीछे के चैप्टर्स को सभी को दोबारा रिवाइज कीजिए। 9th में फिजिक्स का सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत डीप अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सिंसियरिटी के साथ पढ़ेंगे, तो हर एक चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने पीछे के चैप्टर्स को भी रिवाइज करते रहिए, और अगर कोई दिक्कत आता है तो आप उसको भी मुझसे फ़ोन पर डिस्कस कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इतना चैप्टर पढ़ाने के बावजूद भी केवल कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे रेगुलर फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं और अपने डाउट को डिस्कशन करते हैं, लेकिन बाकी नहीं करते हैं। तो इसका मतलब बाकी या तो बहुत ब्रिलियंट हो गए या फिर उनको कुछ समझ नहीं आता है। तो बेटा, आप अपने इस स्थिति को समझिए और थोड़ा सा लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है। तो आप अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहकर हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। अभी आप 8th क्लास में अभी आप 8th क्लास से पास होकर आए हैं 9th में, तो 8th क्लास में हो सकता है कि आपने उस लेवल की साइंस नहीं पढ़ी है या उस लेवल का कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हो, लेकिन अब आप यहाँ पे अपना टारगेट कुछ न कुछ लेकर आए हैं बोथरा क्लासेस में। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए और आप अपने आप को स्टैंड कीजिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को सब्जेक्ट में वीक पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको गुंजाइश है कि आप उस पर ज़्यादा मेहनत करें और अपनी कमियों को दूर करें। अगर आप अपनी इन कमियों को दूर करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आप में से ही कोई स्टूडेंट IIT सेलेक्ट हो जाएगा, कोई मेडिकल सेलेक्ट हो जाएगा, कोई NIT में चला जाएगा, कोई कहीं ना कहीं चला जाएगा। लेकिन सिर्फ रिक्वेस्ट मेरी आपसे यही है कि आप अपने डाउट्स को डिस्कस कीजिए, पूछिए और पूरे मेहनत के साथ पढ़िए। जो नहीं पढ़ेंगे ये समझ लीजिए डाउट्स उनको ही नहीं आते हैं, और जो बच्चे पढ़ेंगे डाउट्स उनको आते हैं, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो कुछ तो डाउट आएगा। तो इसलिए अब मैं ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए अपने चैप्टर की तरफ मूव करता हूँ, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ मोशन का रिमेनिंग पोर्शन पढ़ेंगे। और वो क्या है? हम कुछ चीज़ों को इसमें आज न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, कुछ जैसे कि पहले डिस्कस किए हैं, और कुछ थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर आगे मूव कर जाएंगे। तो चलते हैं अपने पहले चैप्टर, मतलब रिमेनिंग पोर्शन लॉज ऑफ मोशन के। तो देखिए क्या है, हमने आपको सबसे पहले न्यूटन के तीनों लॉ पढ़ा है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉ हमने पढ़ाए हैं। अब यहाँ पर एक मैं आपको बताऊंगा क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बताऊंगा बेटा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं आपको पढ़ाऊंगा। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है? देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है बेटा कि जैसे हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी भी पढ़ेंगे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ेंगे। तो अभी हम जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कंजर्वेशन मोमेंटम कैसे पढ़ेंगे? इस तरीके से कि वी नो दैट the acting force on a body is represented by
represented by a given formula f external equal डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बेटा, चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल, या ऐसे लिखते हैं एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम। जबकि डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? डेल्टा टी का मीनिंग होता है चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ये आपके पास होता है। ठीक है, अब आप देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि जब तक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगती रहेगी तो उसका मोमेंटम क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, डेल्टा पी यानी कि चेंज होता रहेगा। अब अगर मैं अपने पास से ये लेकर चलूं, ये मैं कंडीशन पुट कर दूं, इफ एफ एक्सटर्नल क्या हो जाए? जीरो। एफ एक्सटर्नल क्या हो जाए? जीरो, यानी कि किसी बॉडी पर लगने वाली फोर्स जो है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपने ये पढ़ा है एफ एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं? चेंज इन मोमेंटम को बोलते हैं फाइनल मोमेंटम P2 और माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी कि P1। तो मैं लिख सकता हूं P2 माइनस P1 और अपॉन में T2 माइनस T1। अब देखो एफ एक्सटर्नल क्या है? जीरो। अब अगर लिख देता हूं कि एक्सटर्नल जीरो है तो एफ एक्सटर्नल जीरो इक्वल कितना आ जाएगा? P2 माइनस P1 और अपॉन में T2 माइनस T1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 इक्वल में क्या आ जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? P2 बराबर P1। तो बेटा P2 बराबर P1 का मतलब क्या है? ये कौन सा मोमेंटम है? फाइनल। ये कौन सा मोमेंटम है? इनिशियल। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो external force acts on a body, then momentum of this body will be constant, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर किसी बॉडी पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उस बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब क्या है? फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोमेंटम कांस्टेंट। अब देखिए जब नेक्स्ट टाइम आपके पास टेस्ट अगर आएगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए? जीरो, तो ऑप्शन बोल देगा मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम कांस्टेंट होगा, मोमेंटम नहीं कांस्टेंट होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप देखो थ्योरी को अच्छे से स्टडी करो, और थ्योरी को अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको उस थ्योरी के अंदर से ही क्या मिलेगा? न्यूमेरिकल करने का फॉर्मूला मिलेगा और उसके अंदर थियोरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको जेई मेन में या फिर एनटीएससी में या ओलंपियाड में या फिर आपके पास एनएससीजीएस एग्जाम में, केवीपीवाई में, इन सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एग्जाम ऐसे होते हैं कि इन एग्जाम के जरिए बच्चे अपने आप को जल्दी ही अपने कैरियर को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से इनको देखिए, थ्योरी को अच्छे से समझिए और थ्योरी के एक एक पॉइंट का मतलब समझिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। दोबारा बोल देता हूं कि अगर आपके पास फोर्स का फॉर्मूला ये होता है तो सिंपल सी बात है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, एक्सटर्नल का मतलब अगर बाहर से लगने वाली फोर्स जीरो हो जाए तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने का मतलब है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर हो जाएंगे। P2 का मतलब फाइनल और P1 का मतलब इनिशियल मोमेंटम। इसका मीनिंग ये भी होता है कि इसका मतलब ये है कि मोमेंटम कांस्टेंट होगा। क्या होगा? मोमेंटम कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अब जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो मोमेंटम के
थोड़े से क्वेश्चन करते हैं कैसे। अब देखो मोमेंटम कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं कोलिजन। क्या बोलते हैं बेटा? कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन बेटा, एक कोलिजन का मतलब होता है दो चीजों में टकराव, दो चीजें आपस में टकराती हैं, तो इसका मतलब होता है कोलिजन। अब वो कैसे? मान लीजिए कि आपके पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहां पर एक बॉल मूव कर रही है, कितनी स्पीड से? u2 स्पीड से। एक बॉल ये मूव कर रही है, ये कितनी स्पीड से? u1 स्पीड से। इसका मास कितना? m1 और इसका मास कितना? m2। ध्यान से देखना, ये बॉल क्या है? a है और ये बॉल क्या है? b है। अब हम ये मान लेते हैं कि u1 जो है वो ग्रेटर है किससे? u2 से। u1 ग्रेटर का मतलब u1 बॉल a की स्पीड क्या है? ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है। अब हम मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आई। कौन कौन? बॉल ए और बॉल बी। कितने समय के लिए कांटेक्ट में आई? डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? एक बहुत छोटा सा टाइम है। ठीक है बेटा। तो अब आप देखिए ये क्या है? ये कंडीशन वो है जब वो आपस में कोलिजन नहीं हुआ था। कोलिजन का मतलब आपस में टकराव नहीं हुआ था। ये कब है? जब कोलिजन हो गया। अब आप देखो यहां आ जाइए आगे, यहां देखेंगे तो ये दोनों मान लीजिए फिर अलग अलग हो गई। अलग अलग होने पर पता लगा इसकी स्पीड होगी v1 और इसकी स्पीड हो गई v2। इसकी स्पीड कितनी होगी? v2। ये बॉल a और ये बॉल b है। ये क्या है? ये है बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन। और बेटा ये क्या है? ये है आफ्टर कोलिजन। ये क्या है? बिफोर कोलिजन। और ये क्या बेटा? आफ्टर कोलिजन। तो इसका मीनिंग क्या बैठता है? इसका मीनिंग ये बैठता है कि बिफोर कोलिजन का मीनिंग हुआ कि यहां पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। और यहां आफ्टर कोलिजन भी बॉल अलग अलग हो गई है, तो यहां पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। फोर्स तो केवल कब लगती है? जब दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती है। ठीक है ना? तो अब आप ये समझ लीजिए कि यहां पर बिफोर एक्सटर्नल फोर्स 0 है और आफ्टर कोलिजन एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ अगर एक्सटर्नल फोर्स आपके पास 0 है इनिशियली स्टार्टिंग में, तो इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा? अब आप देखिए, मैं लिख लेता हूं मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो क्या लिख दो? देखो इसका मोमेंटम क्या होगा? P1 इक्वल में कितना होगा? P1 होगा आपके पास m1 u1। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू स्पीड। यही तो होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है। इसी तरीके से P2 कितना होगा? P2 कितना होगा? m2 u2। ठीक है बेटा। अब अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे बताऊं ये आपके पास क्या है, इसको लिख देता हूं इनिशियल, P इनिशियल और ये भी इनिशियल, I का मतलब इनिशियल। फिर यहां पर लिख देता हूं आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन का मीनिंग क्या हुआ? आफ्टर कोलिजन का मीनिंग बेटा ये हुआ कि यहां भी एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो यहां पर मोमेंटम क्या होगा? P1 फाइनल कितना है? मास तो चेंज नहीं होगा। अगर मास यहाँ m1 है तो यहाँ भी मास क्या होगा? m1 ही होगा। और यहाँ मास कितना होगा? m2। अगर यहाँ m2 है, मास कभी चेंज नहीं होगा। स्पीड आपके पास क्या हो सकती है? चेंज। तो ये P1F, P1 का मतलब पहली बॉडी का फाइनल मोमेंटम कितना है? m1 v1। जबकि दूसरी बॉडी का क्या? 2F मतलब क्या हो गया? m2 v2। ठीक है बेटा। तो इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सटर्नल फोर्स 0 का मतलब हुआ कि इन पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम क्या होगा? सेम रहेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोलिजन से पहले, मैंने भी आपको क्या बताया था, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए? 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो मोमेंटम क्या हो जाएगा?
कांस्टेंट। तो अब आप देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इसका मतलब इन दोनों का मोमेंटम और इन दोनों का मोमेंटम आपस में बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा P1 इनिशियल प्लस P2 इनिशियल इक्वल P1 फाइनल और प्लस P2 फाइनल, यानी कि दोनों बॉडी का मोमेंटम का सम और इन दोनों बॉडीज का मोमेंटम का सम। बॉडी सेम है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, बस कोलिजन से पहले उसकी स्पीड u1 थी और यहाँ कोलिजन के बाद स्पीड v1 हो गई। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ लिखूंगा मैं m1 u1 और प्लस में m2 u2 और इक्वल में क्या लिखूंगा m1 v1 और प्लस में क्या लिखूंगा m2 v2। ये आपके पास आ गया। ठीक है बेटा, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इसको मैं आपको एक बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। अब आप देखिए कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए सॉरी बेटा, मान लीजिए कि आपके पास दो बॉल हैं, दोनों बॉल की स्पीड, एक की u1 है एक की u2 है। तो अब आप खुद सोचिए, दोनों का मोमेंटम भी अलग अलग होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, दोनों कुछ समय के लिए कोलाइड करी, जैसे ये कोलाइड करी, लेकिन जब तक ये कोलाइड यानी कि जब तक ये आपस में कांटेक्ट में रहेंगी तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स 0 और यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो ये क्या है, बिफोर कोलिजन और ये क्या आफ्टर कोलिजन। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एकदम रट लीजिए। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये क्या है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बॉडीज के मोमेंटम। किसके मोमेंटम, बॉडीज के मोमेंटम। ओके, तो अब याद रखना कि ये हमने कैसे सॉल्व किया। अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या, अब फॉर्मूला याद रखना, मैं इसी को सॉल्व कराता हूं। अब देखिए कैसे। मान लीजिए कि क्वेश्चन वो ऐसे दे दे, कैसे बेटा, सॉरी लिख देंगे, टू बॉल्स आर मूविंग, क्वेश्चन ध्यान बेटा, ठीक है ना। टू बॉल्स आर मूविंग विद द स्पीड with the speed 10 meter per second and 5 meter per second on horizontal frictionless surface, horizontal frictionless surface। ठीक है ना। ओके, फाइंड the velocity of ball A, हम ये ले लेते हैं, टू बॉल्स A एंड B, ये मान लेते हैं A और B। ठीक है ना। ठीक है, तो A की स्पीड ये, B की स्पीड ये, तो मतलब फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल A आफ्टर कोलिजन if velocity of ball B is 3 meter per second, 3 meter per second, assume that MA equals to 1 kilogram and MB equals to 3 किलोग्राम। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप ये देखो, डेटा में से जो जो चीज गिवन है वो नोट कीजिए। सॉल्यूशन कैसे करोगे, सिंपल है। सॉल्यूशन में क्या करो, सबसे पहले लिखो एम ए कितना दिया हुआ, यानी कि ए बॉल का मास वो कितना है, वो है आपके पास 1 किलोग्राम। ठीक है, और एम बी कितना दिया हुआ, 3 किलोग्राम। आप चाहो तो इनको M1 M2 भी लिख सकते हो। तो चलिए मैं लिख देता हूं, या आप समझ जाइए एम ए है और ये एम बी है, यानी 1 और 2 की जगह ए और बी आ गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यूए कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड,
यानी कि कोलिजन से पहले की वेलोसिटी। और यू बी कितना है, यू बी है आपके पास में 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी। और आपके पास दे रखा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल ए आफ्टर कोलिजन इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉल बी इज 3 मीटर पर सेकेंड। ये जो 3 मीटर पर सेकेंड है ये आफ्टर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन का मतलब दे देंगे वेलोसिटी ऑफ बी यानी कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकेंड। देखो ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी को मैं यू से दिखाता हूं और फाइनल वेलोसिटी को वी से। ठीक है बेटा, तो ये क्या, कोलिजन के बाद लिख देता हूं मैं आफ्टर कोलिजन। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब लिखेंगे बिकॉज वी नो दैट क्या लिख सकता हूं बेटा, m1 u1 प्लस में m2 u2 और इक्वल में क्या लिख देंगे m1 v1 और प्लस में m2 v2। ये मैंने लिख दिया। अब देखो हमें फॉर्मूला u1 वाला, देखो m1 का मतलब क्या, ma, u1 का मतलब क्या, ua, इस तरीके से। ठीक है ना बेटा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ma ua प्लस mb ub इक्वल टू ma va और प्लस mb vb। तो यहां चलते हैं। अब आप देखिए ma की वैल्यू कितनी है 1, तो मैं लिख देता हूं 1 इंटू ua की वैल्यू कितनी है 10, तो लिख देता हूं 10 प्लस mb की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लिख देता हूं इंटू ub की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 लिख देता हूं इक्वल ma की वैल्यू कितनी है, ma की वैल्यू तो वही रहेगी, मास तो चेंज नहीं होगा, 1 इंटू कोलिजन के बाद va की वेलोसिटी कितनी है हमें बतानी है, हमें वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और प्लस mb की वैल्यू कितनी है, mb की वैल्यू यानी कि कितना मास है 3 और इंटू में vb की वैल्यू कितनी है, vb की वैल्यू है 3, तो ये मैंने लिख दिया 3। तो इसको सॉल्व कर तो कितना आएगा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा कितना 10 प्लस 15 और इक्वल में va और प्लस में 9, ये आपके पास आया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 15 और 15 में सुनो ये आ जाएगा 25 और माइनस 9 इक्वल टू va, ये आपके पास आ गया। तो इसका मतलब va की जो वैल्यू है ये मेरे पास वो कितनी आई है 16 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से देखिए, ऐसे एक नहीं, मैं अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप थक जाओगे लेकिन मैं नहीं थकूंगा। तो आप बिल्कुल आराम से देखिए और फिर मैं कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, या जो हम आपको क्वेश्चन देंगे वो सॉल्व कराएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डेटा चेंज कर देंगे। ठीक है, चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन आराम से बैठे बैठे बनाए जा सकते हैं, आप भी बनाना सीख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मैं दूसरा लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस बार में बेटा थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर दूंगा। वो क्या, देखिए द वेलोसिटी ऑफ 2 balls A and B which are moving, which are moving on a horizontal frictionless surface, are moving on a horizontal frictionless surface with speed 5 meter per second and 2 meter per second. 5 meter per second and 2 meter per second. Find the velocity of ball if they are stick
together after collision. Assume that mass of bodies यानी balls is 5 किलोग्राम एंड क्या लिख दिया 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम, ये आपके पास दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब इसको देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बॉल की जो वेलोसिटी है ए और बॉल की बी की जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर जा रही है। हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब होता है कि वो स्मूथ सरफेस पे जा रही है, और आपसे बोला है कितनी स्पीड से जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड से और 2 मीटर पर सेकंड से। और आपसे बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स इफ दे आर स्टिक टुगेदर, यानी वो एक साथ चिपक जाती है कोलिजन के बाद। तो आप कुछ सोचिए, अगर मान लीजिए एक बॉडी, इसका डायग्राम अगर बनाओ तो डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए डायग्राम बनाना बड़ा आसान है। ये आपके पास एक बॉल ये थी, ये कितनी स्पीड से जा रही है, ये स्पीड से जा रही है आपके 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये हो गया U1, क्या हो गया बेटा ये U1। फिर एक बॉल ये हो गई, ये बॉल ए हो गई, और ये क्या होगी बॉल बी, ये कितनी स्पीड से जा रही है, ये स्पीड से जा रही है आपके पास U2 कितनी स्पीड से जा रही है 2 मीटर पर सेकंड। फिर उनके पास कोलिजन हो गया, और कोलिजन के बाद वो दोनों एक साथ मूव करने लगे एक बॉडी की तरह, और कितनी स्पीड से वो हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए बेटा कंडीशन क्या होती है, बिकॉज M1 U1 और प्लस में M2 U2 इक्वल टू में M1 V1 और प्लस में M2 V2। ये क्या बेटा कोलिजन से पहले, फॉर्मूला एक ही याद रखेंगे जो मैंने लिखा हुआ है, ये कोलिजन से पहले, ये कोलिजन के बाद। तो कोलिजन से पहले का मतलब क्या है, मास कितना है, मास आपके पास है एक का 2 किलोग्राम, तो मैं लिख देता हूं M1 कितना है 2 किलोग्राम, और M2 कितना बेटा, M2 आपके पास 3 किलोग्राम ये है। तो यहां पुट कर दीजिए 2 इंटू U1 कितना है, U1 आपके पास 5 है, और प्लस में M2 कितना बेटा, M2 आपके पास 3 है, और U2 कितना बेटा आपके पास 2, और इक्वल टू मास M1। और उन्होंने बोला कि दोनों की स्पीड, दोनों चिपक जाते हैं, चिपकने का मतलब है दोनों बॉडी अब एक हो गई। तो कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन के बाद जब दोनों बॉडी एक हो गई तो दोनों की V1 V2 क्या हो गई, सेम हो गई, क्योंकि जब दोनों की V1 V2 सेम होगी जब तो दोनों एक साथ चिपक के जाएंगे। तो आप सोचिए यहाँ पर V1 V2 सेम होगी तो M1 M2 कॉमन ले लीजिए, सॉरी V1 तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10, और प्लस में कितना आएगा 6, और इक्वल में कितना आएगा M1 कितना, M1 है 2 प्लस 3 यानी 2 प्लस 3, और इनटू में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा V1। तो इसका मतलब ये आ जाएगा कितना 16 इक्वल टू 5 V1। तो V1 की वैल्यू कितनी है 5 या 15, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये हुआ कोलिजन के बाद दोनों बॉल इतनी स्पीड से मूव करेंगी। ठीक है बेटा, तो ये है मोमेंटम का आपके पास दूसरा क्वेश्चन। ओके, मैंने आपसे फिर बोल रहा हूं, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी इस वीडियो में जो मैं आपको आज भेज रहा हूं, मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, इसमें केवल मोमेंटम के बारे में ही डिस्कस करूंगा और मोमेंटम के ही क्वेश्चन कराऊंगा। अगला दूसरा टॉपिक इसमें स्टार्ट नहीं करूंगा। तो प्लीज बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, न्यूटन का थर्ड लॉ तो आपने पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर हम एक्शन करते रहें और आपसे कोई रिएक्शन ना मिले तो फायदा कुछ नहीं है, हमारा पढ़ाना बेकार हो जाएगा और आपका पढ़ना बेकार हो जाएगा। आप तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ना का बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल डेफिनेटली आराम से पढ़िए। अगर आप मेरे सामने होते या मैं आपके सामने होता तो मैं आपको फिर पढ़ना भी सिखा देता, चाहे वो मैं आपको डांट के सिखाता, चाहे आपको प्यार से सिखाता। ठीक है बेटा, तो अब अभी फिलहाल हम लोग लॉकडाउन का फायदा उठाएं और आप ज्यादा से ज्यादा अपने टाइम को यूटिलाइज करें और अच्छे से चलें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is moving with a speed
of 5 meter per second and collide मतलब collision हो गया, and collides with another identical ball which is at rest. ठीक है बेटा. If after collision velocity of second ball बोले तो जो स्टेशनरी थी, सेकंड बॉल ये लिख देता हूं. इफ आफ्टर कोलिजन velocity of stationary ball is 3 meter per second, then find the speed of first ball after collision. ये आपके पास फिर एक नया क्वेश्चन आया, इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन में जाए. ठीक है, सॉल्यूशन में जाइए. सॉल्यूशन में कैसे जाएंगे देखिए. आप यहां देखो, यहां क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है. एक बॉल की स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, जबकि दूसरी बॉल स्टेशनरी है. तो क्वेश्चन ऐसे हो गया ये कि अगर आप देखें तो ये एक बॉल हो गई, इसकी स्पीड दे रखी है ये u1 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, और मास कितना हो गया m1 हो गया मास आपके पास. आइडेंटिकल बॉल है. आइडेंटिकल बॉल के यहाँ लिखा हुआ अनदर आइडेंटिकल का मीनिंग होता है कि दोनों का मास सेम होगा. तो अगर इसका मास m है मान लिया हमने अपने पास से, तो दूसरी जो बॉल है यानी कि बॉल कौन सी, इसकी स्पीड इनिशियल क्या है 0. क्यों है 0? क्योंकि वो किस में रखी है, रेस्ट में. तो ये आपके पास आ जाएगी m2 कितना आ जाएगा m, क्योंकि आइडेंटिकल है. ये कोलिजन से पहले है. फिर क्या होगा, दोनों कुछ समय के लिए टकराएंगे और दोनों फिर बाद में अलग अलग स्पीड से जाएंगे. ये जाएगी v1 से और ये जाएगी v2 से. ठीक है, और ये क्या मास m1 और ये क्या मास m2. तो वही फॉर्मूला जो हमने आपको पढ़ाया था, कौन सा पढ़ाया था अभी आपको पता है, m1 u1 और प्लस में m2 u2 और इक्वल में m1 v1 और प्लस में m2 v2. ये आपके पास है. m1 कितना है, m1 आपके पास है m, तो m लिख दीजिए, इंटू u1 कितना है 5, प्लस में m2 कितना है m ही है, आइडेंटिकल बॉल है. u2 कितना है 0, m1 कितना है m ही है, और v1 कितना है, v1 आपके पास कोलिजन के बाद इफ आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द स्टेशनरी बॉल कौन सी थी, ये वाली थी यानी कि m2 वाली, ये m1 है. जबकि कोलिजन के बाद ये v1 बताना है हमें, क्योंकि उसने पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन. तो फर्स्ट बॉल तो यही है, तो इसकी वेलोसिटी v1 ही मान लेते हैं. प्लस m2 कितना m और v2 कितना है, v2 आपके पास दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड. कितना दे रखा है कोलिजन के बाद, तो ये v1 है. v2 की वैल्यू कितनी है 3 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ देखिए 3 मीटर पर सेकंड. अब आप देखो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5m और ये 0 प्लस 0 और इक्वल में कितना आ जाएगा m v1 और प्लस में कितना आ जाएगा 3m. अब यहाँ देखो m से m क्या हो जाएगा, सब में कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 5 प्लस 0 और इक्वल में क्या बचेगा v1 और प्लस 3. तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू v1. तो v1 की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड. ये आपके पास आंसर आ गया है. ठीक है बेटा, तो ये v1 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड आई. यानी कि जो बॉल आपकी रुकी हुई थी वो तो 3 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, और जो बॉल आपकी पहले से चल रही थी कितनी स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड से,
अब वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगी है। ये आपके पास था क्या, कोलिजन का थर्ड क्वेश्चन। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करा दिए। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा तो वो करना आप, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, मोमेंटम का। अब यहाँ पे बेटा एक चीज और थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, वो देखिए कैसे। बस थोड़ा सा आपको मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि आप जितने भी बच्चे 9th में हैं, आप ये समझ लीजिए कि 9th एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आप अपनी ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट कमजोरी को सुधार कर आप अपने आप को आईआईटी में या अपने आप को आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में, ओलंपियाड में, इंटरनेशनल ओलंपियाड में, केवीपीवाई में, एनएससीडीएस में, कितने ऐसे एग्जाम हैं जिसमें आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हो। लेकिन कंडीशन एक है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी स्मार्ट वे में। और अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप अपने टीचर के साथ डाउट को डिस्कस कीजिए। मैं कहता हूं कि अगर आपको चैप्टर भी समझ नहीं आता, आप चैप्टर भी डिस्कस कीजिए, चीजों को इमेजिनेशन करना सीखिए। बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट हैं, बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट होते हैं तीनों, और बहुत ही अच्छे लेवल पर अगर हम पढ़ें तो हमारी लाइफ बन जाती है, ठीक है बेटा। तो चलते हैं मैं अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए बेटा, अब जैसे हमने आपको कोलिजन पढ़ाया, तो कोलिजन में क्या होता है बेटा, कोलिजन हमारे पास कुछ केसेस होते हैं। जैसे अब आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि अगर कोलिजन हुआ दो बॉडीज का, और दो बॉडीज का कोलिजन होने पर उनका मोमेंटम कांस्टेंट है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये बताइए क्या उनकी एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या टोटल एनर्जी भी हो सकती है। तो ये एनर्जी तो अभी आपको पता नहीं है क्या होता है, तो इसको हम अभी बाद में करेंगे एनर्जी के पोर्शन को। तो अभी हम चलते हैं किसकी तरफ, मोमेंटम के नेक्स्ट, कि कोलिजन हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कोलिजन कितने टाइप के, दो टाइप के। एक तो होता है बेटा कैसा, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, और एक क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम क्या बेटा, मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। और एनर्जी भी क्या रहती है, एनर्जी आप समझ लीजिए टोटल एनर्जी। एनर्जी तो जानते होंगे, नहीं होगे तो बाद में बता देंगे। एनर्जी भी क्या रहती है, कांस्टेंट। एनर्जी भी क्या रहती है, कांस्टेंट। इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम बोले तो P वो क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है बेटा। मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन इसमें जो एनर्जी होती है, एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती। यह एनर्जी डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि E बराबर, E का मतलब एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है। ओके बेटा, कांस्टेंट नहीं होती है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। ओके, अब ये आपको हमने बता दी। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप उसका जवाब आराम से दे दीजिए कि क्या इसका आंसर होगा क्या नहीं। बस सिंपल थियोरेटिकल में यही पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे। मान लीजिए आपसे पूछा इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम, पहला ऑप्शन दे देगा मोमेंटम कांस्टेंट होता है, दूसरा ऑप्शन दे देगा मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होता है, तीसरा बोल सकता है कि हम कह नहीं सकते, चौथा ऑप्शन बोल सकता है कि नन ऑफ दीज। तो आप देख लीजिए थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अगर इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, मोमेंटम कांस्टेंट होता है और एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। जबकि इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, मोमेंटम कांस्टेंट होता है लेकिन एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, कांस्टेंट का मीनिंग मैं पहले बता चुका हूं कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम कांस्टेंट, कोलिजन से पहले एनर्जी और कोलिजन के बाद एनर्जी भी कांस्टेंट।
ये होता है। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सारी चीजें आपस में कांस्टेंट होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या था, कोलिजन के टाइप। ओके, समझ आया। अब थोड़ा सा मैं और आपको एक लाइन बता दूं, वो ध्यान रख लेना। देखो बेटा, एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला हम ड्राइव तो नहीं कराएंगे, डायरेक्ट लिखवाएंगे आपको यहाँ पर। ठीक है ना, जब ड्राइव की जरूरत होगी तो हम आपको करा देंगे। अब वो कैसे, देखिए, एक फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट, याद करने लायक। वो क्या होता है, V2 माइनस V1 इक्वल्स टू E, और वो होता है U1 माइनस U2। U1 माइनस U2 इसको बोलते हैं बेटा E। क्या बोलते हैं, E। और E को क्या बोलते हैं, E इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मीनिंग ये होता है, आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मीनिंग होता है इट इज द रेशियो ऑफ V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2। V2 माइनस V1 को बोलते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मीनिंग होता है बेटा कि कोलिजन के बाद वो कितनी कितनी स्पीड से गई हैं बॉडीज। जबकि U1 का मतलब क्या होता है, U1 माइनस U2 का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी कि कितनी कितनी स्पीड से वो आ रही हैं। ये कोलिजन से पहले, ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना, ये बिफोर कोलिजन और ये क्या, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये आपके पास आफ्टर कोलिजन है और ये आपके पास क्या बेटा, बिफोर कोलिजन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछा जाता है। अब यहां से जो आपके पास क्वेश्चन का लेवल आएगा वो थोड़ा सा हायर होगा। हायर बोले तो लाइक NTSC, KVPY, या थोड़ा सा आप ऐसे समझिए जैसा आप हायर एग्जाम या हायर कंपटीशन के एग्जाम के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो E का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इसकी वैल्यू ध्यान रखना, इस इलास्टिक कोलिजन में, किसमें बेटा, इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू होती है 1। क्या होती है E की वैल्यू 1, किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए। ठीक है, ये ध्यान आप रखिएगा। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू होती है 0। क्या होती है E की वैल्यू 0। अब ये भी क्वेश्चन ऑप्शन में आ सकता है, ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है। देखिए ये जो चीजें हैं ये अभी आपको याद रखने में परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ेंगे और आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको समझ आएगा। वो ऑप्शन कैसा आ सकता है, सुनिए, ऑप्शन आ सकता है कि इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू ऑप्शन 1 E बराबर 1 होता है, E बराबर 2 होता है, या E बराबर 0 होता है, या नन ऑफ दिस। तो देख लीजिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 होती है। E की वैल्यू क्या होती है, 1। अब अगर आपको पता हो तो इससे पहले मैंने अभी तो जो क्वेश्चन कराए थे, इससे पहले मैंने क्वेश्चन में आपको जितने भी न्यूमेरिकल लिखे तो उसमें मैंने एक जगह भी ये नहीं लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि दोनों बॉडीज के बीच में या दोनों बॉल्स के बीच में कोलिजन कैसा है। कोलिजन कैसा मतलब इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। ठीक है, वो केवल क्या बोला है, वो मैंने केवल इतना बोला है कि बॉडी का कोलिजन हो रहा है, लेकिन मैंने क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो इसलिए प्लीज जब क्वेश्चन में अगर आपसे नहीं बोलता है इलास्टिक या इन इलास्टिक, तब तो वैसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी आपको कराए थे क्वेश्चन इससे पहले। लेकिन अगर क्वेश्चन में इलास्टिक और इन इलास्टिक वो मेंशन कर देगा, तब क्वेश्चन में इस वाले फॉर्मूले का भी यूज करना। और इलास्टिक कोलिजन अगर आ जाए तो E की वैल्यू क्या पुट कर देना 1, और इन इलास्टिक कोलिजन आ जाए तो E की वैल्यू क्या पुट कर देना 0। जैसे मैं अब आपको यहाँ एक एग्जाम कराने जा रहा हूं, एग्जाम्पल 1, वो देखिए कैसे। तो ध्यान से सुन लीजिए अच्छे से।
क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए, 2 balls A and B, ठीक है ना, 2 balls A and B in which ball A is moving with initial speed of 10 meter per second, initial speed of 10 meter per second, while B is at rest, ठीक है ना। ओके, मैं लिख देता हूं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल्स आफ्टर collision if collision is elastic, ये बोला है। assume mass of balls 2 kilogram and 3 kilogram, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा, ये है आपके पास। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया ना, ये सेम टू सेम बड़ी क्लासेस के लिए भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये क्लास छोटी क्लास में करके आप आगे जाके बड़ी क्लास में एकदम हीरो की तरह बन जाएंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन कितना आसान से कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, देखो यहाँ पे मेंशन हो गया क्या, कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है नहीं। अब आप देखिए बेटा ध्यान से, मैं आपको बनाता हूँ, पहले डायग्राम बनाता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन लिख लिया मैंने यहाँ पर, और डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम कैसा, देखिए ये बॉल क्या है, ए है, इस बॉल की जो स्पीड है वो कितनी है, u1 है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, और इसका मास कितना है, m1, मास है इसका 2 किलोग्राम, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है। दूसरी बॉल ये है, दूसरी बॉल अभी जो ये u2 है, ये 0 है, यानी कि रेस्ट में रखी हुई है, और इसका मास कितना है, इसका मास है 3 किलोग्राम। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर ये जो बॉल है, ये बॉल सपोज कितनी स्पीड से चलने लगी, m1 से, v1 स्पीड से, मास कितना, ये बॉल कितनी स्पीड से चलने लगी, v2 स्पीड से, इसका मास कितना है, m2, ठीक है ना। ये आपसे बोला है, क्योंकि उसमें बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स, यानी कि दोनों बॉल की स्पीड आपको बतानी है आफ्टर कोलिजन। तो आप देखिए क्वेश्चन, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मेरे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल m1 v1 प्लस में m2 v2, ये मेरे पास होता है, ठीक है ना। अब आप देखिए m1 का मतलब कितना है, m1 का मतलब मेरा 2 है, u1 का मतलब कितना 10 है, प्लस m2 का मतलब कितना 3 है, और u2 का मतलब क्या है 0 है। m1 का मतलब क्या है, m1 का मतलब है यहाँ पे आपके पास ये 2 है, और ये कितना 3 है, तो ये कितना आपके पास 2, v1 मुझे नहीं पता है, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, वो तो मुझे निकालना है कोलिजन के बाद, और प्लस m2 कितना है 3, और ये कितना है v2, क्योंकि मुझे दोनों की स्पीड निकालनी है, v1 की और v2 की। ये देखिए ये कितना आ जाएगा 20, और 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2v1 और प्लस 3v2, ये इक्वेशन क्या है 1 है, ठीक है बेटा। ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई है जो मैंने कैलकुलेट करी है। अब आप देखो, अगर मेरे पास पहले जो मैंने पहले क्वेश्चन कराए थे उसमें कोलिजन के बाद किसी न किसी की स्पीड होती थी, लेकिन अब मेरे पास एक इक्वेशन बनी है, और आप इतना तो मैथमेटिक्स में जानते हैं, v1 v2 निकालने के लिए 2 इक्वेशन होनी चाहिए। तो 2 इक्वेशन कहां से निकालूं, एक तो मैंने लिख दी, दूसरी मैं निकालूंगा यहां से। कैसा कोलिजन है ये, इलास्टिक। जैसे ही आपको कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ हो इलास्टिक इन इलास्टिक, तो तुरंत याद कीजिए कौन सा जो मैंने अभी बताया था, बिकॉज ई का फॉर्मूला क्या होता है,
v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या होती है, तो ई की वैल्यू क्या होती है 1, तो ई की वैल्यू 1 इक्वल्स टू v2 माइनस के v1 अपॉन में u1 माइनस u2, आपको पता होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u1 माइनस u2। अब आप देखिए यहाँ आ जाइए, v2 मुझे नहीं पता है, v1 मुझे नहीं पता है, u1 पता है आपको बिल्कुल। u1 की वैल्यू कितनी है, u1 की वैल्यू है 10, तो लिख दीजिए 10 माइनस u2 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 पुट कर दीजिए, तो v2 माइनस v1 किसके बराबर आ गया 10 के। अब देखो दूसरी इक्वेशन ये बन गई दोनों इक्वेशन। अब एक इक्वेशन ये बन गई, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन तो आपको सॉल्व करनी आती होंगी, अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। ये जो क्वेश्चन का लेवल है, अब देखो थोड़ा सा जो बच्चे अभी मान लीजिए जिनको समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं समझ सकता हूँ दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जो बच्चे कर सकते हैं वो तो एटलीस्ट करें, और जो बच्चे मान लीजिए नहीं समझ पा रहे हैं इस लेवल के क्वेश्चन को, तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, वो मुझसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। लेकिन अगर एक बार हमने कोशिश भी नहीं करी और हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो फिर मतलब ये तो एक इंसानी जीवन बेकार है फिर तो इसलिए बेटा चीजें चाहे टफ हो लेकिन समझाने वाला तो है आपको। अब आप इन चीज को देखिए, अब एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन ये बनी, और इनको सॉल्व कर दीजिए। देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ दोनों इक्वेशन को। देखिए कैसे, ये v2 माइनस v1 कितना 10 और ये 2v1 प्लस 3v2 कितना 20। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितने की, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 की, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या लिखूंगा 2v2 माइनस 2v1 और बराबर में 20, और इसको यहाँ लिख दूंगा कहाँ पर, यहाँ पर कि देखिए 3v2 और प्लस में 2v1 और इक्वल में कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास, देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया। ये देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये कितना हो गया 5v2 और इक्वल में क्या आ गया 0, यानी कि v2 की वैल्यू क्या है 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि कोलिजन के बाद जो आपके पास दूसरी बॉल थी उसकी वैल्यू v2 मानी है वो रुक गई है, और v2 की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, v2 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, मतलब इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप v2 की वैल्यू पुट करोगे तो कितनी आएगी, तो लिख देंगे, देखिए v2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा v2 माइनस v2 की वैल्यू तो क्या है 0 और माइनस v1 और इक्वल्स टू 10, तो v1 की वैल्यू कितनी आई -10। तो देखो ये और भी अच्छा रिजल्ट आया है। इससे क्या पता लगता है, देखो इससे ये पता लगता है कि जैसे v1 की वैल्यू -10 और v2 की वैल्यू 0, तो इसका मतलब जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और जो रेस्ट में थी, तो हुआ क्या कि जब ये दोनों आपस में टकराई तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई -10। -10 का मतलब ये टकरा कर पीछे चली गई। माइनस का मतलब क्या होता है, उल्टी दिशा में जाना, और v2 का मतलब क्या है, वो वाली बॉडी रुक गई है। तो कोलिजन के बाद ध्यान से सुन लीजिए, कोलिजन के बाद हुआ क्या, कोलिजन के बाद ये हुआ है कि ये बॉडी रुक गई है जो पहले भी रुकी हुई थी, और ये वापस दोबारा से कितनी स्पीड से चलेगी, ये -10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है बेटा, तो ये था आपके पास क्या कोलिजन, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से देखिए, नहीं समझ आता तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था आपके पास, एक आधी क्वेश्चन तो कराना चाहिए जो कंपटीशन और जो अच्छे लेवल का हो, जो आपके दिमाग पे जो धूल लग रही है ना उसको हटा दे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा किसकी, अब बात हम डिस्कस करते हैं मोमेंटम का। हमने क्वेश्चन करा दिया और ये मोमेंटम को हमने आपको समझा दिया। अब हम आपको एक और अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझाते हैं। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, थोड़ा सा सोच समझकर, जो हमने आपको फॉर्मूला लिखा था एफ एक्सटर्नल, तो एफ एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, ये होता है। तो अगर आप इसमें देखें तो जो पी का जो फॉर्मूला होता है ना, पी का फॉर्मूला होता है एम वी। पी का फॉर्मूला क्या होता है एम वी। एम का मतलब क्या है यहाँ पर मास, और वी का मतलब क्या वेलोसिटी, ये तो आप जानते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं इसको लिख देता हूं एफ एक्सटर्नल इक्वल कितना डेल्टा पी डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और
पी, और पी की जगह क्या पुट कर देता हूं एम वी, तो मैं लिख दूंगा डेल्टा एम वी और अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, एक चीज बताइए, ये डेल्टा एम वी का मतलब क्या है? एम का मतलब है मास, क्या मास चेंज हो सकता है? तो हम ये मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं क्या, लेट मास इज नॉट चेंज। तो ध्यान रखना, जो चेंज नहीं होता है, सॉरी, मास इज नॉट चेंज। अगर मास चेंज नहीं होता है तो मास को बाहर निकाल लीजिए, तो एफ एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल आ जाएगा मास, और लिख देंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और ये क्या होता है, ये आप जानते हैं, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये हम पहले भी बता चुके हैं, क्या होता है ये, एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास वैल्यू आई है, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी, एम ए, कितनी आई है ये, एम ए। ओके, बात समझ आई? तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ओके, ये हमने आपको एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए प्रूफ कर दिया है। अब यहां भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे कुछ भी दे सकता है, वो बोल दे कि हमने, चलिए एक क्वेश्चन और लेते, तो फॉर्मूला याद रखिए, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो ये आपके पास है, मास तो क्या होता है, कांस्टेंट, मास क्या होता है आप जानते हैं, क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होता है। तो मैं लिख सकता हूं एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। ओके, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूं, देखिए कैसे आते हैं। बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, किस तरीके से, लाइक ऐसे, ए पार्टिकल is moving with initial speed 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? अब लिखेंगे if an external force F equal या F external equal 20 Newton is acting on the body, is acting on the particle for time t equal 2 second, for time t equal 2 second। ठीक है, देन फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना? एज्यूम दैट मास ऑफ पार्टिकल इज 4 किलोग्राम। कितना मास है? 4 किलोग्राम। ठीक है, ये आपके पास पार्टिकल का मास है 4 किलोग्राम। तो अब देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है। याद रखना, हमें फाइंड द वेलोसिटी में तो इसी टाइम में वेलोसिटी निकालने 2 सेकंड तक लगती है। तो अब आप देखिए यहाँ पे इसमें मोशन का भी यूज हो जाएगा। कैसे? अब आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए सॉल्यूशन करते वक्त कि सबसे पहले तो आप ये देखिए आपको क्या गिवन है। अगर आप देखें तो इनिशियल स्पीड कितनी है, 10। तो मैं लिखूंगा यू की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद लिखूंगा कि टी की वैल्यू कितनी है, 2 सेकंड तक फोर्स लगती है। उसके बाद क्या लिखूंगा, एफ एक्सटर्नल कितना है, 20 न्यूटन है। उसके बाद मास कितना लिखूंगा, मास आपके पास कितना है, मास आपके पास 4 किलोग्राम। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि फोर्स दे रखा, मास दे रखा, तो क्या कैलकुलेट हो सकता है, एक्सेलरेशन। क्योंकि लिखेंगे बिकॉज एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, एफ इक्वल एम ए होता है। एफ की वैल्यू कितनी है, 20, एम की वैल्यू कितनी है, 4, और ए की वैल्यू ये है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आती है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया, ये एक्सेलरेशन आपके पास फाइंड आउट हो चुका है।
अब आपसे वो बोल रहा है कि इतने टाइम के बाद, इस क्वेश्चन का मीनिंग यही है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी इन 2 सेकंड, मतलब ये ध्यान रखिएगा। तो एक्सेलेरेशन कितना है 5। तो अब आपके पास ऐसी कौन सी इक्वेशन होती है, 3 इक्वेशन होती हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, और एक होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आप देखिए इसमें भी s है, इसमें भी s है, तो ये दोनों तो यूज कर नहीं सकता क्योंकि मुझे s पूछा ही नहीं है, मुझे तो क्या पूछा है, v पूछा है और u गिवन है और a भी गिवन है। तो मैं क्या करूं, इन दोनों को हटा दूं और इन दोनों को यूज करूं। v की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेट करनी है, u की वैल्यू कितनी है 10, प्लस a की वैल्यू कितनी है 5, t की वैल्यू कितनी है 2, तो यानी v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस 10, तो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड आंसर, ये आपके पास आ गया। यानी कि t बराबर, आप ये देख लीजिए, जब आपके पास स्पीड पहले 10 थी, जब 2 सेकंड तक फोर्स लगाई तो उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई है। ठीक है बेटा, तो ये याद आप अच्छे से रखिए, हमने कैसे सॉल्व किया है और कैसे सॉल्व नहीं किया है। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब हम आपके पास ऐसे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन समझ सकते हैं, कितने नहीं। तो समझने तो आपको पढ़ेंगे, मैं चाहे कितना ही बोलूँ, कितने समझ सकते हैं, क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो ये आपके पास आ गया इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में भी आया था, आज के पेपर में, तो आज के पेपर में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था जिसको आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कैसे हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ऐसे ए बॉल ऑफ मास 3 किलोग्राम is moving with initial speed 10 meter per second, with initial speed 10 meter per second, ठीक है। आफ्टर t equals to 5 second, its velocity become 5 meter per second, 5 meter per second due to an external force, ओके। अब लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स। तो आप इसको देखिए कैसे करेंगे, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में ये होगा कि सबसे पहले आप देखिए मुझे निकालनी है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है MA। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है MA। इसका मतलब मेरे पास मास तो गिवन है, मास कितना है 3 किलोग्राम, तो मैं लिख देता हूं मास तो मेरे पास है 3 किलोग्राम, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, A नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालू, A कैसे निकाल सकता हूं। अब आप देखो इनिशियल स्पीड दे रखी है, तो U की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और आपके पास V की वैल्यू कितनी है फाइनल कितनी है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस इक्वेशन के, और टाइम भी दे रखा है, टाइम जो आपके पास कितना है, टाइम कितना आपके पास, टाइम है आपके पास 5 सेकेंड। तो इसका मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन मोशन v इक्वल टू यू प्लस AT। तो v की वैल्यू कितनी है 10, सॉरी v की वैल्यू 10 नहीं, v की वैल्यू कितनी है 5, और u की वैल्यू कितनी है 10, और प्लस a की वैल्यू निकालनी है, और t की वैल्यू कितनी है 5। तो कितना 5 माइनस 10 इक्वल टू 5a। तो a की वैल्यू कितनी है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया -1। -1 का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन।
मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और एम की वैल्यू गिवन है, तो जो एफ की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा एम ए। तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, एम की वैल्यू कितनी है 3 और ए की वैल्यू कितनी है -1, तो एफ की वैल्यू कितनी है -3 न्यूटन, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो एफ की वैल्यू 3 न्यूटन, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और माइनस में अगर आई है तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जिधर चल रही है उसके जस्ट उल्टी डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई है। तो ये आपके पास क्या था, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने आपको डिस्कस किया। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपसे बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको अच्छे से डिस्कस मुझसे कीजिएगा और आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने के लिए आपको इन क्वेश्चंस में जाना पड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन का टाइम है, लॉकडाउन टाइम में आप जितना सीख जाएं उतना अच्छा है, ये आपके लिए बोनस है। और जिस दिन आपकी क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी उस दिन क्लासेस रिज्यूम होने पर हम आपको ये दोबारा भी पढ़ाएंगे। लेकिन सावधान, अभी मैंने ये बोला हम दोबारा पढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे पढ़ें ही ना, कि सर ने तो बोल ही दिया है कि दोबारा पढ़ाएंगे। दोबारा पढ़ाने का मेरा मतलब है कि हम ऐसा पढ़ाएंगे कि वहां से थोड़ा सा आपको फास्ट समझाएंगे और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को और लेवल पर लेके जा सकते हैं। और आप सामने होंगे मेरे तो आपको डांट भी लगा सकता हूँ, फिर आसानी होगी, अच्छे से डांट भी सकता हूँ और समझा भी सकता हूँ कि कैसे करना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो ये आप इसको अच्छे से डिस्कस कीजिएगा और ये आप रिक्वेस्ट समझिए मेरी, या आप इसको धमकी समझिए। आप पढ़िए, प्लीज अच्छे से पढ़िए, जितनी आपको हेल्प चाहिए वो आप लीजिए, बस आप पढ़िए। लॉकडाउन में केवल आपको एक ही काम होना चाहिए, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही काफी है।